So hello everybody, welcome back to the channel. This is Zanvi and I have cleared my NEET 2024 exam with my 12th grade and got admission in Lady Hardinge Government Medical College, New Delhi. So today we are going to discuss कि यार 10th क्लास भी है, 10th क्लास में 95 प्लस स्कोर कैसे किया जा सकता है. मेरे को बड़ी डिमांड आ रही थी कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर इट. देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि 10th क्लास में बेसिकली हम मिस्टेक्स क्या कर रहे होते हैं. हमें एक तो चीज़ ये रियलाइज़ करनी है सबसे पहले कि 10th क्लास बेस है आपकी 11th 12th का फाउंडेशन है. 9th और 10th 2 क्लासेस होती हैं जिसमें तुम जो चीज़ें सीखते हो वो बेसिकली बेस होता है 11th 12th में जो आएगा उसके लिए. ठीक है, सो मेक श्योर आप इसको अच्छे से करो. अब मिस्टेक्स क्या करते हैं. सबसे पहले बोर्ड का एग्ज़ाम है, आई गेस फेब मार्च में होता है, राइट. तो बोर्ड्स का एग्ज़ाम है इसलिए हम सोचते हैं फेब मार्च में होगा. सारा का सारा सिलेबस ना इकट्ठे तभी करना है, इतना सारा पूरा साल पढ़ के क्या करेंगे. तभी देखेंगे जनवरी में पढ़ना शुरू करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च ऐसा कर लेते हैं. ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है. इट्स रॉन्ग. फिर बाद में फेल हो रहे होते हैं 10th क्लास के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, राइट. इट्स रॉन्ग. देखो ग्रेजुअल मेहनत होती है, धीरे 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 पूरा साल मेहनत करोगे तब जाके उसका फल आपको लास्ट में मिलेगा. और ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम इस साल तैयारी करना शुरू करो, तुम्हारा पेपर अगले साल है तो तुम भूल जाओगे चीज़ें. नहीं, वो याद रहती है, ठीक है. और जितना ज़्यादा तुम उसको रिवाइज़ करोगे वो आगे तुम्हारा 11th 12th में भी काम आता है. दूसरी मिस्टेक करते हैं, फ़ोन का बड़ा यूज़ करते हैं 10th क्लास वाले बच्चे. इवन यूज़ करो फ़ोन, अगर यूज़ करना भी है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करो. मैं भी फ़ोन यूज़ करती थी लेकिन अपने स्टडी पर्सपेक्टिव के लिए. मैं 2021 वाले बैच में थी. इवन हम तो लॉकडाउन थोड़ा खुल रहा था, बंद तो हो रहा था उस टाइम पे, ऐसा ही था. तब मैंने फ़ोन का मतलब अच्छे से यूज़ किया. उसको मिसयूज़ मत करो. फ़ोन का यूज़ गलत नहीं है बट मिसयूज़ गलत है. देन हर एक सब्जेक्ट की ट्यूशन रखते होते हैं हर बच्चे, ये भी बड़ी मिस्टेक है. हर एक सब्जेक्ट की ट्यूशन, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की, एसएस की. इवन मैंने ये भी देखा है कि हिंदी तक की ट्यूशन रख लेता है. इट डजंट मेक सेंस गाइस. ट्यूशन तब रखो, ट्यूशन का सेंस कब है जब तुम्हें कोई चीज़ स्कूल में समझ नहीं आ रही. स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो उसको उनका समझ नहीं आ रहा है. स्कूल में भी पढ़ रहे हो एंड फिर ट्यूशन पे भी पढ़ रहे हो, तो सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ गया. सेल्फ स्टडी तो गई भाड़ में. सेल्फ स्टडी तो तुम कर ही नहीं रहे हो, राइट. और जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक मार्क्स कैसे इंप्रूव होएंगे, तब तक कैसे पेपर में नंबर आएंगे. एंड सेकेंड थिंग, मैं और एक चीज़ बताती हूँ कि ट्यूशन्स लाइक सम हाउ कि ठीक है, तुम्हें कभी कभी ऐसा होता है कि किसी टीचर के साथ तुम्हारी वाइब्स नहीं मिलते, तुम्हें उसका समझ नहीं आता, तो उस टाइम पे तुम ट्यूशन रख सकते हो. एक दो सब्जेक्ट की होती है, ऐसा नहीं होता हर एक सब्जेक्ट की ट्यूशन रखी हुई है. स्कूल का काम अलग मिल रहा है, ट्यूशन का काम अलग मिल रहा है, टाइम तुम्हारे पास बच ही नहीं रहा है कहीं का भी काम करने के लिए. तो फिर कैसे इम्प्रूवमेंट होगी, वो तो और तुम डिक्रीमेंट में जाओगे. सिर्फ उसकी ट्यूशन रखो, वैसे तो अवॉइड करो. स्कूल में ही हर एक चीज़ करने की ट्राई करो. उसकी ट्यूशन रखो जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है. सेकेंड थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 10th क्लास बेस है. 9th और 10th क्लास दोनों का दोनों बेस होते हैं 11th एंड 12th क्लास के लिए. फाउंडेशन यहीं से होती है, तो तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करके इसको चलना है, हल्के में नहीं लेना है, राइट. अब थोड़े सक्सेस मंथ्स दे देती हूँ, ज्ञान दे रही हूँ अभी मैं थोड़ा सा, कि तुम समझो चीज़ों को. 10th क्लास का सिलेबस ना बहुत कम है, मतलब बिलीव मी बहुत कम है. तो तुम 11th 12th में आओगे तुम्हें बहुत सारा सिलेबस लगेगा 10th के कंपैरिजन में. तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है कि तुम उसको अंडरस्टैंड करो, फिर लर्न करो और उसको रिवाइज करो बार बार. इवन मैं तो तुम्हें ये भी बोलूँगी कि बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो ना, थोड़ा सा एक दो स्टेप एक्स्ट्रा भी पढ़ लो, कोई कहीं ख़राब नहीं. आप फ्रॉम दिस यार देखो, अभी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ स्ट्रैटेजीज तो मैं बताऊँगी, उसको ना तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक तुम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक तुम उसे फॉलो नहीं करोगे. सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि अपना प्रोडक्टिव टाइम फाइंड आउट करो. प्रोडक्टिव टाइम का मतलब है कि देखो दिन में ना दो टाइप के टाइम्स होते हैं. एक होता है तुम्हारा प्रोडक्टिव टाइम जिसमें तुम्हारा बहुत मन करता है कि मैं पढ़ लूँ वो टाइम. और एक होता है जब तुम्हारा पढ़ने का मन सा नहीं कर रहा होता. सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो ऐसे कि भाई पढ़ने का मन नहीं करता. बट ऐसा नहीं है कि कभी पढ़ने का मन नहीं करता. दिन में एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा. खुद सोचना, खुद देखना एक चीज़ कि जिसमें तुम्हारा मन करेगा कि हाँ अब तो मेरे को पढ़ना है इस ड्यूरेशन में. तो उस प्रोडक्टिव टाइम में क्या करना है, तुम्हें अपनी रिविजन करनी है, लर्न करनी है चीज़ें,
और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारी चीज़ें उसमें सॉल्व करनी, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा तुम रीड करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी इम्प्रूवमेंट होगी, उतना बोर्ड्स में अच्छा स्कोर आएगा। मैं ये नहीं बोल रही क्रैम करना है या किसी गाइड के क्वेश्चन उठाओ उसके रट्टे मारने हैं, नहीं। तुम्हें एनसीईआरटी से रीड करना है, बार बार एनसीईआरटी को रीड करना है, ठीक है। और जो है तुम्हारा लेसर प्रोडक्टिव टाइम, उसमें तुम रिटर्न वर्क कर सकते हो। एक टिप देती हूँ, प्रैक्टिकल नोटबुक्स कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, समझ जाओ फिर उसमें हम कैसे ही कंप्लीट करते होते प्रैक्टिकल्स नोटबुक, क्योंकि हमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, चाहे वो प्रोडक्टिव टाइम है चाहे वो अनप्रोडक्टिव टाइम है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस जो सेकेंड टिप है वो ये है कि एनसीईआरटी को बार बार रीड करना है, ठीक है। एनसीईआरटी में अंडरलाइन करनी है चीज़, उसको बार बार रीड करना है, फिर गाइड से पढ़ना है। और गाइड में ना क्वेश्चन रटने नहीं है कि हाँ ये 5-6 क्वेश्चन है, इससे हमारी मैम ना पेपर बनाती है क्लास में, बस यही करके जाएंगे इसी गाइड का, ये गलती मत करना। एनसीईआरटी पढ़ना बार बार, जो गाइड के क्वेश्चन को रीड करना, उनसे समझना कि प्रेजेंटेशन कैसे लेनी है, उनसे देखना कि क्वेश्चन को लिखने का तरीका कैसे है, समझ रहे हो, उनको क्रैम नहीं करना बिल्कुल। एनसीईआरटी को क्रैम कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट गाइड के क्वेश्चंस को क्रैम मत करो, उनको समझो, उनको खुद, इवन जो गाइड्स होती है हर एक चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस होते हैं, उसके पीछे एक टेस्ट टाइप फॉर्मेट दिया होता है जिसमें अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, उनको खुद ट्राई करो, उसको अपने टीचर से चेक कराओ। दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव, एक एक दो स्टेप तुम इम्प्रूव कर सकते हो। मैं अपना बताती हूँ, जब मैंने बोर्ड्स दिए थे मेरे को इतने अच्छे से चीज़ें याद हो गई थी, इतनी ज़्यादा मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी कि जब मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लिख के आई थी ना, वो मेरा प्रॉपरली एनसीईआरटी से लिख के आई थी, मतलब हर एक लाइन जो थी वो एनसीईआरटी थी, तो मुझे रट चुकी थी वो, मैंने क्रैम नहीं की थी, मैंने इतना पढ़ लिया था उसको, बार बार इतना रीड कर लिया था कि वो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी कि हाँ इस लाइन के बाद तो ये लाइन थी, इतना इतना अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। सेकेंड टाइम फोकस करना शुरू करो अभी से अपनी प्रेजेंटेशन पर। हम क्या सोचते हैं जब बोर्ड का एग्ज़ाम होगा ना, उस टाइम पे फोकस करेंगे कि भाई क्या कैसी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। देखो बोर्ड के एग्ज़ाम में तुम्हें एग्जामिनर इस चीज़ के भी नंबर देता है कि तुमने लिखा कैसे, क्या लिखा उसका तो मिलते हैं, लेकिन लिखा कैसे। ट्राई टू राइट इट इन द पॉइंटर्स, अगर पॉइंटर्स में लिखोगे ना तो टू द पॉइंट तुम्हें बात पता चलेगी, एग्जामिनर के लिए वो ज़्यादा ईजी होगा उसको पढ़ना। बहुत सारे पेपर्स चेक करने होते एग्जामिनर को, तो जो ज़्यादा इंप्रेसिव होगा उसको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड है फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ जहाँ भी बनाना मतलब पॉसिबल है, और प्रॉपर स्पेस करके लिखो जिससे वो नीट एंड क्लीन लगे, मतलब एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि तुमने एक अच्छा पेपर लिखा है, तुम्हें कुछ आता भी है उसमें। समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको सब कुछ आता होता है, ठीक है, पढ़ के भी गए हैं, लेकिन व्हाट दे यूज्ड टू राइट कीड़े मकोड़े मार के आते हैं, ठीक है, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होती है, वो खराब है, ठीक है, वो वाला सिस्टम बेकार है, उनके नंबर यहीं कट जाते हैं। ओरल टेस्ट नहीं है, रिटन टेस्ट है, प्रेजेंटेशन पे स्टार्टिंग से फोकस करना शुरू करो। थिंग इज कंसिस्टेंसी इज द की ब्रो, कंसिस्टेंट रहो। ये 11-12 सिर्फ 11-12 वाले बच्चों के लिए नहीं होता, तुम्हारे लिए भी होता है। डेली डेली पढ़ना है, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं पढ़ना, डेली डेली पढ़ना है, समझ आई बात। डेली डेली पढ़ोगे तभी डेली डेली अच्छे मार्क्स आएंगे, तब जाके तुम्हें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा लास्ट में, गेटिंग इट। सब्जेक्ट वाइज देखो, मैथ्स इज ऑल अबाउट जितने क्वेश्चंस करोगे, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उतने ही तुम्हारे बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सेकेंडली क्वेश्चंस अगर तुम नेक्स्ट आगे मैथ्स देने का सोच रहे हो या नहीं भी सोच रहे हो यार, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएगा। आरएस और आरडी लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक किताब लगा सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर लेना साथ में, वो मस्ट है करनी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं होते अगर, तो उसके लिए भी यही सॉल्यूशन है, बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, अगर नहीं हो रहा ना एक बार के लिए छोड़ दो, अपने टीचर से कंसल्ट करो, ठीक है, लेकिन करते रहना है, करते रहना है, समझ में बात, तभी तुम उसको ग्रैब कर पाओगे। अगर तुमने बिल्कुल ऐसे कर दिया कि मेरे से तो फिजिक्स होती ही नहीं है, तो फिर बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे, फिर बोर्ड्स के मार्क्स भूल जाना। अपार्ट फ्रॉम दिस बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट होता है, ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, एंड फॉर सम पीपल इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ टॉपर्स की, कुछ ट्रिक जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इतना सारा सिलेबस कैसे मैनेज किया था लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए।
तो मैं क्या करती थी, जो भी मैं बुक से रीड कर रही हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ, या जो भी क्वेश्चंस लेंथी थे या जिनके कंसेप्ट में भूल जाती थी, उनको मैं स्टार मार्क कर लेती थी, ठीक है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती थी उनको भी स्टार मार्क कर लेती थी, या कोई ऐसा कंसेप्ट आया जो नया आया उसको मैं स्टार मार्क कर लेती थी। और जब एग्ज़ाम होता था, प्री बोर्ड्स होते थे या क्लास टेस्ट होता था, तो मैं सबसे पहले उस चैप्टर में उसी को ही रिवाइज़ करती थी। जो मैं भूल रही हूँ मैं उसको रिवाइज़ करूँगी ना पहले। खुद सोचो, जो तुम्हें आता है वो तुम्हें आता है, जो तुम्हें नहीं आता है पहले उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है ना। तो मैं ऐसे करती थी। ये इंपॉर्टेंट टिप है, तुम भी यही चीज़ करना शुरू करो, स्टार मार्क वाली हैबिट बनाओ। दूसरा, कुछ ऐसा क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अपने टेस्ट से मिलते हैं, जो टेस्ट टीचर ने दिया है, या कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। ऑनलाइन अगर तुम क्वेश्चंस कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस को ना तुम एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, जिसमें तुमसे वो होंगे नहीं, ऑब्वियस ही बात है। जो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ किसी टाइप का टेस्ट में नहीं हुआ क्वेश्चन, तो उसको तुम अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो, और उस मिस्टेक नोटबुक को एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो रिवाइज करो ही करो, ताकि वो क्वेश्चंस भी तुम्हारे जहन में बैठ जाए। सो टॉकिंग अबाउट कि कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और मैंने अपने टाइम पे कौन सी बुक्स फॉलो की थी, तो एनसीईआरटी सबसे पहले, तो उसके एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन गो विद एनसीईआरटी एग्जाम्पल। सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बताऊँ तो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर था कि मेरे को आगे जाके मेडिकल फील्ड में जाना है एंड मेरे को नीट देना है, इसलिए मैंने साइंस स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा हायर लेवल की पढ़नी शुरू की थी। इन साइंस की एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ी भी नहीं थी, मैंने अच्छे लेवल की बुक्स पढ़ी थी। जैसे दिनेश पढ़ी थी मैंने, एग्जैक्ट सीरीज़ उसकी। सेकेंड मैंने सृजन की बुक पढ़ी थी बायोलॉजी में, एंड वन मोर देव ज्योति की बुक। ये 3 बुक्स थी मेरी बायोलॉजी की। 3 बुक्स मैंने फिजिक्स में रखी हुई थी, जिसमें यही दिनेश, सृजन एंड आई गेस देव ज्योति ही थी, एंड 3 ही ऐसे मेरे पास केमिस्ट्री की बुक्स थी। ये जो बुक्स है ना, अब इसको मैं मैनेज कैसे करती थी, जैसे मैंने दिनेश से पढ़ी कोई ना कोई चीज़, उसमें क्या होता था, जो चीज़ एनसीईआरटी में है वो तो होती थी, साथ में 2-4 पॉइंट्स एडिशनल होते थे। 3-4 रिविजन उस बुक से कर ली, अब फिर मेरा मन भर गया उस बुक से, या मेरे अंदर ऐसे हुआ कि क्या पता देव ज्योति वाले में 2-4 पॉइंट और एक्स्ट्रा, तो फिर मैं उससे पढ़ती थी। तो ऐसे ऐसे करके मैं मैनेज कर लेती थी, और जो जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होती थी ना, वो मैं किसी एक ही बुक में लिख लेती थी, ताकि मेरे को बार बार इधर उधर स्विच करना ना पड़े, क्योंकि लास्ट में पढ़ना तो एक ही था। सेकेंड थिंग, मैथ्स में मैंने ज़्यादा मैंने नहीं किया था। मैथ्स में आरएस की थी सॉल्व पूरी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी पूरी सॉल्व की थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर बुक आई हैव ब्रॉट, वो भी मैंने कंप्लीट की थी। एंड सैम्पल पेपर्स तो थे ही, ऑलमोस्ट 3-4 सैम्पल पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे। मैथ्स के लिए भी अपने फ्रेंड्स से लिए थे कुछ, और कुछ मैंने अपने परचेज कर लिए थे। एसएसटी में एनसीईआरटी रीड करो, थॉरली रीड करो। इवन हिस्ट्री जिनको नहीं आती, हिस्ट्री में ना पता कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो तुम्हारे लाइन्स होती है, जो तुम्हारा सब हेडिंग्स होती है एनसीईआरटी में, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो मेक श्योर तुम सब हेडिंग्स पे ध्यान दो, सब हेडिंग्स पे ध्यान नहीं देते। एंड इवन जो पिक्चर्स आती होती है साइड में, उनके नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, उन पर भी ध्यान दो। वो कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें ना रेस्ट ऑफ द क्राउड से अलग बना देंगे, तुम्हें टॉप पर बना देंगे, राइट। एंड एवरग्रीन के गाइड थी मेरे पास एसएसटी के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने सैम्पल पेपर लास्ट में सॉल्व किए थे। बचा हुआ हिंदी एंड इंग्लिश, उनमें मैंने गोल्डन की गाइड ली थी दोनों में। इंग्लिश में मैंने बीबीसी कॉम्पैक्टा ली थी, एंड फुल मार्क्स की गाइड भी थी एक मेरे पास, और हिंदी में मेरे पास फुल मार्क्स की गाइड थी। और मैं उनसे ना क्वेश्चंस क्रैम नहीं करती थी, मैं क्वेश्चंस रीड करती थी, क्योंकि मेरा मानना ये था कि जितने ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन एक्सपोजर होगा, जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस देखोगे, अपने आंखों के सामने से निकलेंगे क्वेश्चंस, उतना ज़्यादा तुम्हें बेटर पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप से लिख के आना है, राइट। और कहीं ना कहीं तुम्हें मेहनत करने की आदत लग जाएगी इतना सब कुछ करने के बाद। मैं ये नहीं बोल रही इतना सब कुछ करो जितना मैंने किया, तुम कम भी कर लो, इतना कर लो कि तुम जैसे तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाए। लेकिन इतना करने से हुआ क्या, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए, एडिशनल बेनिफिट, तुम्हें मेहनत करने की आदत लग गई। क्योंकि आदत एक दिन से नहीं लगती, जो तुम्हें 11th-12th में मेहनत करनी है वो एक दिन से शुरू नहीं होगी कि आज से ही कर लिया, नहीं। आदत स्टार्टिंग से लगती है, 10th से बेस बनना है, यहीं से अपनी मेहनत करने की आदत लगा के चलो, तुम्हें आगे बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, राइट। So that's all about the video. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and do like the video, hit the subscribe button. Thank you.